उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक आयनिक बॉन्ड को और उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आज डेट है 29th of December 2020। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल ठीक है जनाब। सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कल हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ऐसा बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक। आयनिक बॉन्ड में मेजरली जो है आपके पास मेटल्स जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब खींचते हैं। इसकी वजह से एक तरफ से दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इस बिहाफ पे जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है वो एटम नहीं रहता, वो बन जाता है कैटाइन। और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो एटम नहीं रहता, वो बन जाता है एनाइन। सही है जनाब। उसके पीछे की एनर्जीज हैं वो डिस्कस होती है। फिर ये जो कैटाइन और एनाइन है ये इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कशिश जनरेट होती है, एक दूसरे की जानिब अट्रैक्शन जनरेट होता है डिफरेंट चार्जेस की वजह से। इस बिहाफ पे हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जो कि आपके पास ज्यादातर सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं और लेटिस बनाते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है जनाब। इसमें कल हमने एग्जांपल पढ़ी थी सोडियम के क्लोराइड की और मैग्नीशियम के ऑक्साइड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के एतबार से जिन कंपाउंड्स के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है जनाब। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। In ionic compounds, cations and anions cannot exist as a single molecule। यानी सिर्फ अगर मैं बोलूं कि NaCl एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो ये इम्पॉसिबल है। आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। ठीक है। एक मोल की तो हम बात कर सकते हैं पर सिंगल यूनिट की बात नहीं कर सकते। ठीक है।
ना ही डिस्क्रीट फॉर्म में कैटाइंस और एनाइंस। neither cations and anions exist in discrete form। discrete का मतलब होता है अकेले, तन्हा, टूटे हुए। मतलब ओनली Na पॉजिटिव भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड ओनली Cl नेगेटिव भी या कोई भी कैटाइन सो जो भी है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, सही है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में तो आप H2O पढ़ लेते हैं और चीजें पढ़ लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सब शामिल हैं, पर आयनिक कंपाउंड्स जिसमें कैटाइंस और एनाइंस की ज्योमेट्री पाई जाती है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ना ही अकेले कैटाइन और एनाइन की फॉर्म में। अगर ये बात समझ आई है तो मुझे थम्स अप शो करें प्लीज। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये देख लेते हैं। In fact, the cations की हकीकतन and anions attract one another through electrostatic forces of attraction। बताया भी है मैंने, ये पाई जाती हैं ये डिफरेंट पोल्स के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान पाई जाती हैं एंड फॉर्म लैटिस यानी ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हम आपको दे दे के आधे हो चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये जोड़ दें ऐसे 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 ऐसे, एक दूसरे को देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को। ठीक है जनाब, तो ये बात ध्यान में बिठा लें। कोई सा भी आयनिक कंपाउंड होगा वो उसमें कैटाइंस और एनाइंस डिस्क्रीटली यानी इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, अकेले, तन्हे तन्हा, neither in discrete form nor in a molecular form एग्जिस्ट करेगा। अकेला मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा NaCl का, कैटाइंस और एनाइंस अकेले भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अलबत्ता ये एक लैटिस की फॉर्म में होंगे अट्रैक्शन करते हुए। ठीक है, इसके बाद ionic compounds do not conduct electricity in solid state। सही है, जो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, कोई सॉल्ट होगा या कोई भी क्रिस्टलाइन कैटेगरी होगी आयनिक कंपाउंड की, वो अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जैसे मेटल होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, धाते जिन्हें हम कहते हैं कि वायर्स, इनकी शीट्स, अगर इन पे वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज फ्लो करता है, जिसे हम करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास कहलाता है करंट। जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई वायर फ्लक्चुएट हुआ, आपने उसमें नमक डाल दिया ऊपर से है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, चार्ज है, तो आप कहेंगे सर ऐसे चार्ज के होने का फायदा क्या, कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, गुस्सा आने वाली बात है ना, दिखाने में कुछ
हाथी के दांत दिखने के और चबाने के और वाह भाई बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। हाथी के दांत बड़े होते हैं, वो चबा नहीं सकता उनसे। हाँ, उसमें कपड़े हैंग कर सकते हैं सुखाने के लिए, लेकिन और एक्स्ट्रा बात हो गई, काम की बात है। तो वही मेरे ऊपर लिखा हुआ है, काफी ऊपर लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फिर क्या करेंगे, चार्ज रखने का फायदा क्या है, और से सुनिएगा। दे usually conduct electricity in their molten, यानी पिघली हुई, जो कि मेल्ट हुई होती है, मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म, जब ये पानी में हल कर दिए जाते हैं। एक्वस का मतलब पानी के साथ, वाटर सॉल्युबल लिख देता हूं। अच्छा, तो होता है क्या, जरा सुने। ये NaCl है, ये सॉलिड है। ऐसा मतलब क्या है, सॉलिड। जब मैं इसे हीट करूंगा ना तो ये मेल्ट होगा और ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मोल्टन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ चार्ज जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले गए हीट होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। इसे ट्रायंगल डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंक्रीज ऑफ हीट। मैं पहले भी बताया आपको, ठीक है। इसी तरह अगर NaCl को पानी में डाल देंगे तो तब भी ये टूट जाएगा, ये सॉलिड है, ठीक है। Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, बस हम यहाँ लिखेंगे AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही नमक का पानी बनता है, उसमें आप कोई वायर डाल दें जो कि कंडक्टिंग हो, तो फिर वहां करंट फैल जाता है। इसका मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, पर वो अपनी मोल्टन और अपनी एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। जब उन्हें पिघला दिया जाए या उन्हें पानी में हल कर दिया जाए। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर इनकी तारीफ भी है। इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है इस कंडीशन में। चैप्टर 7 में मजीद बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, डेफिनेशन ऐसी सुनिए ताकि आपको फायदा हो। फिर कौन कौन से कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं ये भी पता लग जाएगा। द केमिकल सब्सटेंस which conducts electricity in aqueous and molten form। ये एक लक़ब दिया गया है, एक एजाज दिया गया है। क्या एजाज दिया गया है? ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो अपनी पिघली हुई फॉर्म में या पानी में हल होकर, पानी में डिसॉल्व होकर, पानी में सॉल्युबल होकर करंट को कंडक्ट करे, अपने अंदर से चार्ज ट्रांसफर करे, उस तरह के केमिकल सब्सटेंस को ना ही हम मेटल कहते हैं, ना ही हम सिंपल कंडक्टर कहते हैं, बल्कि इस तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपसे कहे कोई मेटल ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, तो एक्सेप्ट मरकरी आप समझ जाएंगे वो सॉलिड ही होगा। आपसे कोई कहे भाई किसी कंडक्टर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, तो आप कहेंगे पहले ये तो बताओ कि वो सॉलिड है या किसी और स्टेट में। आप कहेंगे उसने मोल्टन और एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, फिर आप कहेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो सिंपल कंडक्टर नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जनाब। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, देखो जरा सफाई से। मिक्स हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो डेफिनेशन भी जरा साफ सी हो गई।
अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, बताओ ये प्रॉपर्टीज भी कह सकता हूँ, खसलत सही खुसूसियात। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक ionic compounds have high melting एंड उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं बॉइलिंग पॉइंट्स, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे रख सकते हैं सामने देख के बात करें, ठीक है भाई। compounds have high melting and boiling points due to strong forces of attraction and polarities कहते हैं चार्जेस को, present between cations and anions। ठीक है भाई, ये जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं ना, इनकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, ये बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैंने एरो से प्रेजेंट किया, बताऊंगा आपको, इनका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में। क्योंकि अनलाइक चार्जेस, जो भी ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें तो बन भी लैटिस जाता है और ये हैवी सॉलिड, तो टाइटली पैक्ड स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तोड़ने के लिए बहुत टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जब इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसी एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये है कैटेगरी। चलो अब क्योंकि ये पोलर होते हैं, इनके चार्जेस होते हैं पोलर में। जब भी वर्ड कहूंगा पोलर, इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहां पे इन्वॉल्व हैं। या तो वो कंप्लीटली पोलर है या वो पार्शियली पोलर है। बताऊंगा पार्शियल पोलर नेचर और कंप्लीट पोलर नेचर के बारे में। देखें, अगर कोई फर्द बुरा है, हर वक्त बुरा है, तो हम कहेंगे भाई ये बुरा है नॉर्मली, उसमें और तो अच्छाइयां मौजूद होंगी, दिल के पर्दे अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन फेस वैल्यू में वो बुरा है, ठीक है। पर कोई फर्द उसके साथ रहता है और वो अच्छे काम करता है, पर हमें पता है कि सोबत इंसान को बिगाड़ देती है ना। आप जैसे जिसके साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं, ये बात फैक्ट है। इसमें हम बड़े बुजुर्ग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप इतर फरोश यानी किसी फ्रेग्रेंस वाले के पास से गुजरेंगे रोज, तो आपके पास से भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप मछली बाजार से गुजरेंगे किसी मछली वाले के पास से, तो आपके पास से भी मछली की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। बड़े अच्छी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना लोग। तो हम कह रहे हैं कि कोई फर्ज बुरा है तो बुरा है भाई, जितना कोई अच्छा है तो अच्छा है, फेस वैल्यू भी अच्छा होगा। और अगर कोई फर्ज नॉर्मल है और वो बुरे के साथ रहता है, तो उसमें टेंडेंसी है कि वो बिगड़ जाए, है ना। ऑल्दो वो अपने आप को संभाल के रखता है, पर उसमें टेंडेंसी है कि वो बिगड़ जाए। इसी तरह जब मैं कहूंगा कोई चीज पोलर है, इसका मतलब वो कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव है। और अगर मैं कहूंगा कोई चीज पार्शियली पोलर है, इसका मतलब वो फिलहाल तो पोलर कम है, पर उसमें टेंडेंसी है कि वो पोलराइज हो जाए। पार्शियल पोलर का मतलब ये होता है। बात समझ आ रही है? फर्क समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो थम्स अप शो करें।
बहुत कैरी कैरी एग्जांपल्स दे दी मैंने, इतनी बातें तो करते ही नहीं आप। अच्छा चलिए भाई, ये वर्दा, सबीरा और महक बेटा, सब लोग थम्स अप नजर नहीं आ रहे मुझे, मैं बोलना पड़ रहा है, मतलब वही बात हो गई, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है जबरदस्ती बोल बोल के तालियां बजवा रहा है भाई। बच्चे आ नहीं पा रहे, चले बच्चे को एडमिट कर लेते हैं, ठीक है चले। साल का थर्ड लास्ट डे भाई, 29 ऑफ दिसंबर, केमिस्ट्री पढ़ के गुजार दें कुछ देर, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं पॉइंट 4 की, बिकॉज ionic compounds are polar in nature, because ionic compounds are polar in nature, that's why they are soluble in water. Because ionic compounds are polar in nature, that's why they are soluble in water. क्यों? क्योंकि water is also polar in nature. ये बच्चे आए जा रहे हैं, ठीक है जनाब। और इन अदर पोलर सॉल्वेंट्स, वाटर पोलर है और इसके अलावा और जो भी पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी है आपको, ठीक है। बट अच्छा, पोलर सॉल्वेंट्स में एक बात मैं आपको बता दूं, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, इनमें ज्यादा चार्जेस पाए जाते हैं, ठीक है। बट दे आर insoluble in non-polar solvents. But they are insoluble in non-polar solvents, जिसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में शामिल हैं बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, हेक्सेन, हेक्सेन भी कहते हैं इसे, C6H14 काफी है आपके लिए, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज वाइंड अप होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की। पेपर में इसका क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, को एक पूछा जाएगा, या तो सोडियम क्लोराइड बनाकर दिखाना होगा जैसे हमने कल बनाया था, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर दिखाना होगा जैसे हमने कल बनाया था। उसके बाद या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज या नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। वो आयनिक बॉन्ड भी कह देंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने ये प्रॉपर्टीज लिखनी है। मुझे उम्मीद है ये कंटेंट आपको अभी समझ में आया होगा। यहाँ पे तमाम बॉन्डिंग के टाइप्स में आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी होती है वाइंड अप। मुझे थम्स अप शो कर दे ताकि फिर हम आगे बढ़े। जब मैं 1 2 3 कहूँगा तो एक साथ शो करिएगा, बच्चे जरा बहल जाते हैं बेटा, बहल जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 2 3 अब आना चाहिए थम्स अप। वर्दा का बेटा थम्स अप नहीं आ रहा, वर्दा टेंशन दे रही है थोड़ा सा।
है ना। मैं जरा इसकी पिक्चर कंडक्ट कर लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, आइए बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की जाने। ये ना, आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इनिशिएट ही करेंगे हम। कोवेलेंट बॉन्ड the type of chemical bond which is formed between atoms by the mutual sharing of electrons is called covalent bond। ठीक है भाई, वो बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान बने उनके बाहमी इत्तेफाक से, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहमी बाहमी स्पोरादी कह लेंगे, एक तरीके से इक्वल तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इसे ये कह सकते हैं कि एक कॉमन ट्रीटी हो, एक सेटिंग हो जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे और आपस में शेयरिंग, कभी दो भी हो सकते हैं वो, कभी तीन भी हो सकते हैं।
इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जनाब, इसकी टाइप्स है, तो समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी सुन लें। इसमें एक टर्म होती है शेयर्ड पेयर। वो क्या है देख लें। द बॉन्ड्स और द इलेक्ट्रॉन्स which are mutually shared during covalent bond, during the formation of covalent bond, is called shared pair। ठीक है भाई, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि म्यूचुअली शेयर हो रहे हों कोवलेंट बॉन्ड के बनने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर। क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर। ठीक है जनाब, तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आइए देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ मैं छोटी सी मैपिंग कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी बताएंगे आपको? ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी यानी वही पोलर या नॉन पोलर, हमारे पास 2 टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड। कैटेगरीज हैं कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये भी एक हेडिंग है और ये भी एक हेडिंग है। ठीक है बच्चा, आइए क्लासिफिकेशन की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर। Following are the types of covalent bond according to this category। ठीक है जनाब, इस कैटेगरी के एतबार से कोवलेंट बॉन्ड्स की कुछ टाइप्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। The type of covalent bond which is formed by the mutual sharing of mutual sharing of only one shared pair of electrons between atoms।
in which each atom shares one electron is called single covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड की वो टाइप जो कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हो, पर म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो? वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हर एटम अगर एक शेयर्ड पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वन शेयर्ड पेयर का मतलब ये हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक शेयर्ड पेयर बना। सही है। इट इज represented by single line। इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिसमें ये दोनों कोने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को दिखा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं ताकि आपको खुशी हो जाए। हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस के अंदर एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे हाइड्रोजन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक शेयर्ड पेयर बनाता है। तो ये आपके पास एक शेयर्ड पेयर है जिसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। बात समझ में आई तो थम्स अप शो करें जल्दी, शाबाश। ये पूरा एक शेयर्ड पेयर है जिसमें हर हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, सही है। इसी की एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें कितने शेयर्ड पेयर होंगे? घर में बैठे बैठे पुकारे, फिर मैं रिपीट कर दूंगा तो कंफर्म हो जाएगा, और तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने शेयर्ड पेयर होंगे? आप लोग स्मार्ट बच्चे, सब तुक्का लगा रहे हैं। 2 शेयर्ड पेयर होंगे। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे? डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है जनाब, आगे देखते हैं। बड़े डेफिनेशन, द टाइप ऑफ, 3 टाइप्स है ना, 2 दूसरी हम पढ़ रहे हैं, तीसरी भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of 2 shared pairs of electrons between, अभी एटम होता, atoms in which each atom shares 2 electrons। ठीक है जनाब, इस तरह के बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, it is represented by double line।
इसकी एग्जांपल हम आपको देते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। ग्रुप 6 का नंबर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रुप 6 ए का मेंबर है, तो हर ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। होता क्या है, ये दोनों ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देते हैं। तो यहाँ कितने शेयर्ड पेयर है? 2 शेयर्ड पेयर। और हर एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है शेयरिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। अगर ये बात समझ आई है तो मुझे थम्स अप शो करें। तो शेयर्ड पेयर के एतबार से आपने 2 टाइप्स तो पढ़ ली, सही है। मैं जरा जल्दी से इनकी पिक्चर ले लूं ताकि आपको थर्ड टाइप भी पढ़ा दूं और फिर आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। फ्लैश के साथ पिक्चर लाइट थोड़ी कम है तो बात नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा फ्लैश आ रही है चलेगा। चले जनाब, अब जरा जल्दी से घर में बैठे बैठे पुकारें। पता तो लग गया होगा आपको कि हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। अब जरा जल्दी से घर में बैठे बैठे पुकारें भाई, अब कौन सी एक टाइप पढ़ेंगे। अब आखिरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो चुका है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो चुका है, तो तीसरा बॉन्ड कौन सा होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपने ऐसा ही कहा था तो बिल्कुल ठीक कहा था। आइए देख लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। इसे मैं टाइप सी कह देता हूँ, सिर्फ इसी की पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा। The type of covalent bond which is formed by the mutual sharing of कितने shared pair? 3 shared pairs of electrons between atoms in which each atom shares कितने electrons? 3 electrons is called ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे कितनी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी एग्जांपल में शामिल है नाइट्रोजन गैस, और भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे नेक्स्ट नॉलेज। नाइट्रोजन ग्रुप 5A का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन है, मुझे चाहिए 2 नाइट्रोजन, मैंने एक और नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिया, इसके बराबर में 1 2 3 4 5।
किसी एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या 3 शेयर करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कुछ ऐसा ही करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 शेयर पेयर्स। तो जनाब ये है आपके पास मजेदार ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी 2 टाइप्स पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देन